गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियोस। आई होप आपको फिजिक्स एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। थोड़ा हार्ड था, थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, बट स्टिल आप इतनी हार्डनेस तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो फिजिक्स के एग्जाम में। बट आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, एंड जिसका अच्छा नहीं गया है इट्स ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करो जो कि आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है। एंड केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए आपको ओनली 1 डे का गैप मिला है, जो कि बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। एटलीस्ट 1 से 2 दिन का गैप तो होना चाहिए था। केमिस्ट्री का एग्जाम वैसे तो आई एक्सपेक्ट आपका इजी एग्जाम आएगा, क्योंकि फिजिक्स का एग्जाम हार्ड आ गया है, एंड 1 दिन का गैप है, तो मुझे नहीं लगता इतनी हार्डनेस होगी इस एग्जाम में। केमिस्ट्री का एग्जाम थोड़ा इजी आएगा या मॉडरेट आएगा, इजी भी नहीं बोलूँगा बट मॉडरेट आएगा। बट स्टिल आपको तो अपनी प्रिपरेशन अपनी तरफ से बेस्ट करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो आपको बिल्कुल भी रिवाइज करना नहीं भूलने हैं और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर किसी ने किया, किसी का रिविजन तो छोड़ो, बट किसी का पढ़ना भी बचा है तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं ये वाले चैप्टर्स। एंड वो चैप्टर्स हैं आपके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले नंबर पे तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला पार्ट, जो लास्ट चैप्टर है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सेक्शन ए में ऑलमोस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जो एंड वाला क्वेश्चन देखोगे आप, जो क्वेश्चन नंबर 2 का 5th होता है, वो आपका यही आता है, IUPAC नेमिंग का, और साथ में आपको जो है स्ट्रक्चर बनाना होता है। नेम ऑफ द कंपाउंड दिए होते हैं, बट आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है, और साथ में स्ट्रक्चर दिया होता है तो आपको नेम बताना होता है। ये क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और भी आते हैं, बट सेक्शन ए में इस टाइप के आते हैं जनरली ज़्यादा। ये तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे ये आपके सेक्शन ए में, तो इसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड सेक्शन बी में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग है, आप अच्छे से पढ़ लोगे, तो आप मोस्टली मार्क्स तो अपने सिक्योर कर ही लोगे। एंड चैप्टर की बात करेंगे तो वो आता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, जो आपकी सेलिना हो या जो भी बुक, मतलब आपका चैप्टर नंबर 2 है आपकी बुक में, केमिकल बॉन्डिंग वाला। इसमें आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चीज़। एंड सेकंड आपकी जो डॉट स्ट्रक्चर है, ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स है, ये जो टॉपिक्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉट स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उसके अलावा एंड लास्ट में आपको एक डिफरेंस का पॉइंट दिया होगा, जो कि हमारा आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में एक डिफरेंस का पॉइंट है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका मूल कॉन्सेप्ट। मूल कॉन्सेप्ट को तो आपके टिप्स पे होना चाहिए, आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए मूल कॉन्सेप्ट को, इतना मूल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें से जो मेन वाले लॉ हैं, जैसे कि एवोगाड्रोस लॉ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी जो लॉ की स्टेटमेंट्स हैं, इनको भी जरूर याद करके जाना, जरूर मेमोराइज करके जाना, क्योंकि लॉ की स्टेटमेंट पूछ ली जाती है एग्जाम में। 2025 के पेपर में भी आया था एवोगाड्रोस लॉ का स्टेटमेंट। एंड मोर ओवर साथ में उससे मेनली तो आपको मूल कॉन्सेप्ट के जो न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, जहाँ पर आपको मतलब स्टोइकोमेट्री के बेस्ड होता है, जो भी पूरा वहाँ पर आपके हो सकता है आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन आए, या फिर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आए, बट जो भी क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल वाले ज़्यादा आते हैं मूल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर्स में से, तो उन पर अच्छे से फोकस करना। चैप्टर दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में आपको जो देखने को मिलेंगे वो मेजॉरिटी क्वेश्चंस उसके एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। एप्लीकेशन बेस्ड कहने का मतलब है कि वो आपको एसिड्स दे देंगे बहुत सारे, या बेसिस दे देंगे, फिर उनको आपको बोलेंगे कि आपको इसकी इनकी स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। साथ में आपको बेसिस भी दे दिए, इट्स टाइप ऑफ बेसिस ऐसे बताने बोल दिया जाएगा। सॉल्ट्स वाला जो पॉइंट है, सॉल्ट्स वाले पॉइंट में आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स पूछ ली जाती है बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसकी प्रेसिपिटेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इन सब रिएक्शंस के थ्रू आपको प्रिपरेशन पूछ ली जाती है, या इसके लिए आपको रिएक्शंस भी आने बहुत जरूरी है। स्टिल बैलेंसिंग थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, बट इट्स ओके, आपको बैलेंस रिएक्शंस ही लिखनी पड़ेंगी उसके लिए। एंड सेकंड जो 5th सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, वो है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, जिसका भी सेक्शन ए में क्वेश्चन आता ज़रूर है, और वो मेनली उसकी प्रिपरेशन पर बेस्ड होता है। नो डाउट हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि वो इस बार भी प्रिपरेशन बेस्ड पर ही होगा, बट स्टिल आप मेजॉरिटी मतलब मेजरली जो ध्यान दोगे वो है उसकी प्रिपरेशन पर चाहे सेक्शन ए में क्वेश्चन आए, चाहे सेक्शन बी में आए, किसी ना किसी सेक्शन में तो उसके बारे में क्वेश्चन आ ही जाएगा प्रिपरेशन के ऊपर। सो इट्स डेफिनेटली श्योर कि बाकी सारे चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, हाईली फोकस आप इन पर चैप्टर्स पर करना है, क्योंकि इससे मतलब इसका हाई वेटेज है, तो इसके लिए आपको इन चैप्टर्स पर हाईली फोकस करना है। बाकी चैप्टर्स की बात की जाए तो फर्स्ट चैप्टर जैसे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मेनली आपको या तो उसकी डेफिनेशंस पूछ ली जाती है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें है उसका ट्रेंड्स, ठीक है, ट्रेंड्स उसके इंपॉर्टेंट है, चाहे अक्रॉस अ पीरियड हो, चाहे डाउन अ ग्रुप हो, तो उसके ट्रेंड्स अच्छे से याद रखने हैं। आपको कुछ एलिमेंट्स दिए जाएंगे जिनको आपको जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वॉट एवर प्रॉपर्टी जो भी दी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी दी है, तो 5th चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन है, बाकी आना है, बट ऑलमोस्ट हर पेपर में देखा गया है कि उसके जो भी वहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के साथ जो भी आपको रिएक्शंस दिए हैं, प्रोसेसेस दिए हैं, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है ना, वो एप्लीकेशन में अगर आपने देखा होगा, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो आते हैं लास्ट में, वो लास्ट वाले रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साथ में उसके जितने भी अदर रिएक्शंस हैं, चाहे वो एसिड रिलेटेड वाटर के हों, या फिर कुछ भी और भी किसी चीज़ का अगर इलेक्ट्रोलिसिस किया गया है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहे हैं एनोड पे और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहे हैं आपके कैथोड पे, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान में रखना है। आपको हर एक कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हर एक रिएक्शन, हर एक मैकेनिज्म, हर एक प्रोसेस आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो हाईली एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। साथ में इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमारा आता है 6th चैप्टर जो हमारा मेटलर्जी है। मेटलर्जी एज पर द प्रीवियस ईयर मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट, मिस भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है मिस, बट स्टिल मेटलर्जी एक ऐसे चैप्टर है जिससे आई गेस पूरे पेपर में 4 से 5 मार्क का ही आता है, बट जो कि बहुत है, बट स्टिल एज कम्पेयर टू द अदर चैप्टर वो थोड़ा जो है कहीं ना कहीं थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता एज कम्पेयर टू द अदर चैप्टर एंड एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स। सो इस करके आप इसको लीव तो बिल्कुल नहीं करना है, स्किप तो बिल्कुल नहीं करना, पढ़ के जाना है क्योंकि हमारी। एंड उसके बाद जो हमारी मेन आती है वो है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जिससे 10th में तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है ये
प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पूरा। एंड इसमें आपको रिएक्शंस तो इतनी नहीं पूछी जाती प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की, लास्ट वाली जो आपके दिए हुए हैं पूछी भी जाती है कभी कभी, बट ईजी रिएक्शंस पूछते हैं, इतनी हार्ड रिएक्शन नहीं पूछते प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाले चैप्टर की। बट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में वो है उसके कलर चेंजेस या उसकी ऑब्जर्वेशंस या फिर उसके जो है एम क्या है, एम तो नहीं बट उसका जो ऑब्जर्वेशन क्या है या फिर उसका कंक्लूजन क्या है, या कोई भी गैस में वो लिटमस पेपर क्या कौन से कलर में टर्न कर जाता है ना। एंड साथ में कोई भी अगर आप उसमें कोई भी कंपाउंड ऐड करो तो उससे क्या रिएक्शन, मतलब जो भी उसके ऑब्जर्वेशंस हैं या फिर जो भी उसके कलर चेंजेस हैं वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री से बहुत सारी रिएक्शन देखी गई हैं, और जो आपके जो थर्ड वाला चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स उसमें तो इतनी सारी भर की रिएक्शन दी हुई हैं, तो वो तो जरूर देखी गई है पेपर में। लेकिन आपकी जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला लास्ट वाला पार्ट है उससे जो है थोड़ी कम रिएक्शन आती है, बट आते जरूर है, बट कम आते हैं। एंड जो आती है रिएक्शंस वो जो लास्ट वाले पार्ट से जो रिएक्शंस आती हैं वो स्टिल ईजी होती है, इतनी हार्ड रिएक्शंस नहीं होती है। क्वेश्चंस आते हैं तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, डिस्क्लेमर तो यही है आपके सामने। अब एक लास्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे जो सबसे हमारी ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं पेपर में केमिस्ट्री के मेनली। तो यहाँ तो एमसीक्यूज वगैरह पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स तो आपको पता ही होंगे, अभी तक आप ऑलरेडी 5 पेपर्स दे चुके हो तो आपको इनके बारे में टिप्स तो पता ही होंगे प्रेजेंट कैसे करना है पेपर को। बट अब जो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे ओवरऑल पेपर के को मायने में रखते हुए, को ध्यान में रखते हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। सो सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो है कि अगर आपको मेनली आपको सेक्शन बी में ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं, बट कभी कभी मिल भी जाते हैं सेक्शन ए में, बट स्टिल अगर आपको जैसे दिया है यहाँ पर, जैसे ये देखो ये वाला एक क्वेश्चन था, इधर आपको दिया है, मैं यहाँ स्क्रीन पर भी अटैच कर दूंगा क्वेश्चन। बट ये जो क्वेश्चन था यहाँ आपको ऐसा दिया था कि स्टेट द फंक्शन ऑफ वाई। तो अगर इन लोगों ने आपके कुछ वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, जैसे एक्स एंड वाई अगर वेरिएबल यूज़ किए हैं वहाँ पर, तो आपको जो है एक्स एंड वाई को ध्यान में रखते हुए ही आंसर देना है। आपको अपनी तरफ से दो यू नो कि वहाँ पर क्या सब्सटेंस यूज़ किया गया है या क्या कंपाउंड यूज़ किया गया है, बट आपको स्टिल एक्स एंड वाई को ध्यान में रखते हुए ही आंसर देने हैं। आपको अपनी तरफ से उसका एक्स एंड वाई को वेरिएबल को कोई नेम नहीं देना है अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड है। सेकंड थिंग जो हमें ध्यान रखनी होती है वो है कि इनकेस अगर आपका वन वर्ड आंसर है, फॉर एग्जांपल सेक्शन बी में हमें कहीं बोला गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन था जैसे फ्रॉम मेटलर्जी, मैं फिर से स्क्रीन पे अटैच कर दूंगा, ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पर एक, जहाँ आपको बोला गया नेम द प्रोसेस यूज्ड टू कंसंट्रेट द ओर। तो यहाँ पर आपको ऐसे नहीं लिखना है डायरेक्टली बेयर्स प्रोसेस, बट हमें जो चीज़ बताई जाती थी वो हमें ऐसा बोला जाता था कि आपको जो भी आंसर लिखना है, इवन अगर वो वन वर्ड आंसर है तो वहाँ पर आपको ऐसे लिखना है द प्रोसेस यूज्ड टू कंसंट्रेट द ओर इज बेयर्स प्रोसेस, ऐसे आपको लिखना है वहाँ पर। एंड डायरेक्टली आपको आंसर नहीं लिखना है, वहाँ पर वन वर्ड आंसर नहीं लिखना है, पूरी स्टेटमेंट के साथ आंसर लिखना है। हाँ, वो फिर आप बाद में उसको अंडरलाइन कर देना ताकि वो आपका जो है एग्जामिनर जब भी आपका पढ़े आंसर तो वो सिर्फ वो पर्टिकुलर वर्ड को पढ़े जो कि बेयर्स प्रोसेस लिखा है उस चीज़ को पढ़े, एंड नॉट आपका फुल स्टेटमेंट। जैसे अगर एसिड पी बोला है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ क्वेश्चन है फिर से कि नेम द एसिड पी यूज्ड बाय सीमा, सो पी एरो लगा देना और उसके बाद एसिड लिख देना, एसिडिक फ्लो। तो ये थोड़ी प्रेजेंटेशन को एनहांस कर देती है। इट्स नॉट अबाउट कि यहाँ आपको मार्क्स मिले ना मिले, उसके बारे में नहीं है, बट आपकी प्रेजेंटेशन, आपका आंसर लिखने का वे क्या है, तो इस चीज़ पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आंसर लिख रहे हो। सेकंड, एवोगाड्रोस लॉ। सो एवोगाड्रोस लॉ स्टेट्स दैट, डायरेक्टली स्टेटमेंट मत लिखना, एवोगाड्रोस लॉ स्टेट्स दैट ऐसे, या गै-लुसाक्स लॉ स्टेट दैट, जो भी कोशिश करना है बीइंग एज अ आईसीसी वे में लिखना उस आंसर्स को, जहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर्स नहीं लिखने बट आपको स्टेटमेंट्स में आंसर लिखने हैं, ठीक है। बट हो सकता है बोर्ड के पैटर्न के टाइप से आपको जो है डायरेक्ट आंसर पर भी मार्क्स मिले, बट नो कंफर्मेशन अबाउट दिस, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो इसके लिए अपनी तरफ से तो सेफ लिख के आना आंसर्स को, एंड अच्छे से लिख के आना। दो लास्ट में जो फाइनल आंसर होगा या जो मेन आंसर होगा उस लाइन में, अगर उस स्टेटमेंट में आपका वो एक वर्ड है, जैसे बेयर्स प्रोसेस, तो बेयर प्रोसेस अगर एक वो पूरे स्टेटमेंट में अगर वो एक वर्ड है तो वहाँ पर उस बेयर्स प्रोसेस को एंड में अंडरलाइन कर देना। एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें याद रखनी है कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो, आपको कहीं पर बोला है कि आप केमिकल रिएक्शन बताओ इस चीज़ का, है ना, सो उधर आपको जो है जब आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो उस पर्टिकुलर रिएक्शन की, तो वहाँ पर आपको उस इक्वेशन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, उसके प्रोडक्ट्स हो या उसके रिएक्टेंट्स हो, उसके प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स में जितने भी उसके कंपाउंड हैं, वहाँ पर आपको उसके नीचे लिखना है कि दिस इज इन द सॉलिड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, या ये एक्वस फॉर्म में है, ऐसे आपको वहाँ पर लिखना है। मतलब उसका फॉर्म, उसकी स्टेट, उसका फेज वहाँ पर आपको लिखना जरूरी है। सॉलिड होगा तो एस लिख दो, लिक्विड होगा तो एल लिख दो, है ना, जो भी कंपाउंड होगा उसके नीचे की तरफ उसके सबस्क्रिप्ट में, या एक्वस है तो ए क्यू डॉट वैसे लिख दो। प्रेसिपिटेट इवॉल्व हुई है या प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है तो उसके लिए तो हमारे सबसे मेन जो यूज़ होती हैं चीज़ें वो है एरोस, ठीक है, अप एरो, डाउन एरो, ये चीज़ें यूज़ होती है प्रेसिपिटेट या गैस फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब भी अपने न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर रहे हो तो वहाँ पर उसके एंड में ये चीज़ जरूर लिख देना कि देयरफॉर द आंसर इज दिस, या द वॉल्यूम लिबरेटेड इज दिस, या जो भी मतलब जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया उसको एक फाइनल स्टेटमेंट के तौर पर उसको एक फाइनल स्टेटमेंट के फॉर्म में जरूर लिख देना। क्योंकि अब ना प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो यहाँ पर आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को भी जज किया जाता है बहुत सारा। तो अब देखो मार्क्स कटे ना कटे इट्स ओके, बट अपनी तरफ से तो आप अच्छा दोगे, अपनी तरफ से सेफ रहो, अपनी तरफ से सिक्योर रहो। आगे बोर्ड काटता है नहीं काटता है वो उसकी मर्जी है, लेकिन अपनी तरफ से सिक्योर रहो, ठीक है। अगर आपको जैसे कहीं बोला गया है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन आता था सेक्शन बी में, ठीक है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। यहाँ बोला था कि द एटॉमिक नंबर ऑफ टू एटम्स एक्स एंड वाई आर 14 and 8 respectively, state the period to which x belongs and the formula of the compound formed between x and y. Do not identify x and y. Do not identify का मतलब है कि वहाँ पर आपको 14 and 8 जिसका एटॉमिक नंबर है वो वाले एलिमेंट्स का नाम नहीं लिखना है, वहाँ पर आपको x and y को ही कंसीडर करके वहाँ पर जो है उसके आंसर्स लिखने हैं। आपको वहाँ पर किसी भी एलिमेंट का या किसी जो भी उसका एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जिसका एटॉमिक नंबर 14 and 8 है वो आपको वहाँ पर नहीं बताने हैं। आपको डायरेक्टली वहाँ पर x and y को कंसीडर करके वहाँ पर आपको आंसर्स लिखने हैं, चाहे जो भी उन्होंने पूछा हो पीरियड टू विच x बिलोंग्स या फिर फॉर्मूला जो भी फॉर्म हुआ है x and y के बीच में।
वो आपको डायरेक्टली वहाँ पर बताने हैं। जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ पूछी गई थी, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर आपको डालना था एक्स एंड एक्स ओ, सॉरी वाई तो ओ है हमारा, है ना, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, एंड एक्स हमारा सिलिकॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 14 है। तो यहाँ पर आपको जो लिखना था वो ऐसे था XY2, मतलब SiO2 होता है ना सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर आपको लिखना था XY2, बस ऐसे लिखना है आपको, यहाँ पर SiO2 नहीं लिखना है। अगर SiO2 लिख दोगे तो आपके मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ने में हम लोग कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण हम लोग हमारे खुद मार्क्स कटवाते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। बाकी रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जरूर करके जाना, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जो भी आपके अल्काइंस है, अल्केन्स है या एल्कोहल वगैरह, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ना, तो इन सब की जो प्रॉपर्टीज़ है ये जरूर करके जाना, ठीक है। चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड है तो वो आपको प्रॉपर्टी के बेसिस पर भी आपको पूछ सकते हैं कि मतलब प्रॉपर्टी दे देंगे कि ऐसे से इस चीज़ के साथ रिएक्ट करके ये फ्रूटी स्मेल देता है, ऐसे कुछ प्रॉपर्टी दे देंगे, एंड फिर आपको बोलेंगे कि आप इसको आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, या आपको बोलेंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है, ऐसे कुछ आइडेंटिफाई करो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करो। तो ये प्रॉपर्टीज़ करना भी बहुत जरूरी है। एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से करके आना, क्वेश्चन को ढंग से रीड करना।